हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रमोद शर्मा। आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है टॉपर्स मेथड। तो स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज के युग में अपने को सभी को पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले अगर अपन देखें अराउंड 18th सेंचुरी, तो उसमें वहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, और इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी कि उसके ऊपर एक बुक बना दो। अगर मान लो मेरे को सोडियम की प्रॉपर्टीज देखनी है, मान लो मेरे को कॉपर की प्रॉपर्टीज देखनी है, और इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मेरे को कंपेयर करना है, तो ये एक डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम सामने आ रही थी। तो इस डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट द्वारा इनके सॉल्यूशन खोजे जाने स्टार्ट हुए। इनमें पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर क्लासिफिकेशन, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, लेवोजियर जो है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। लेवोजियर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो अपने को कोई पूछे फादर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड लेवोजियर, तो लेवोजियर ने क्या बताया? नेचर में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। पहला एलिमेंट है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। क्या बताया कि नेचर में दो तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ है मेटल और कुछ है नॉन मेटल। अब अपने को सभी को पता है मेटल क्या होते हैं। मेटल की अगर अपन प्रॉपर्टीज को देखें तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल के अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो होते हैं हाई, और नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। मेटल के वैलेंस सेल में, मेटल के वैलेंस सेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नॉन मेटल के वैलेंस सेल में, नॉन मेटल के वैलेंस सेल में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन मेटल का एग्जांपल लेते हैं सोडियम, और नॉन मेटल का एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए मेटल एंड नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू लेवोजियर क्लासिफिकेशन। मेटल का मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम, और नॉन मेटल का मैं एग्जांपल लेता हूं क्लोरीन। देखो, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 287। देखो, मेटल के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। नॉन मेटल के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब अपने को सभी को पता है मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट। और नॉन मेटल क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। अब मान लो सोडियम ने अपना वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसको? क्लोरीन को। तो ये देखो, सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। और नॉन मेटल जो कि क्लोरीन है, इसने सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 2, 8 एंड 8। अब कोई भी एलिमेंट्स है वो अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना चाहता है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होगा? जब उसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको? नॉन मेटल को, तो जिससे दोनों के ऑक्टेंट वैलेंस सेल में कंप्लीट हो गए। अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। Na पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए
तो यहां से बनेगा NaCl, NaCl, और यहां पे इस बॉन्ड को बोला जाता है बच्चों आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो अपने को कोई पूछे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, तो सिंपल, आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। मेटल के वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल के वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के रूप में आप बोल दो सोडियम, नॉन मेटल के रूप में आप बोल दो क्लोरीन। तो यहां से ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसका अपन दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का ले सकते हैं। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 2। यहां पे अपन क्लोरीन ले, Cl2 का मॉलिक्यूल है, एक Cl ये, एक Cl ये। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। इसका भी क्या हो जाएगा 2 8 7। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर Mg+2 चार्ज आएगा। इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है और Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो Mg और Cl के बीच में भी क्या बनता है आयोनिक बॉन्ड। तो अपने को कोई पूछे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेटल और नॉन मेटल के द्वारा। तो इसकी डिस्कवरी या इसका क्लासिफिकेशन, इसकी लिमिटेशन क्या थी अगर कोई पूछे तो, अगर इसकी ड्रॉबैक क्या थी कोई पूछे तो ड्रॉबैक बताता हूं मैं। इन्होंने क्या बताया था कि पीरियोडिक टेबल में 2 तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन तब जाके फेल हुआ जब डिस्कवरी हुई मेटेलॉइड्स की। मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद इनका क्लासिफिकेशन फेल कर गया। तो देखो बच्चों मैं बताता हूं आपको मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। ये इनकी ड्रॉबैक या लिमिटेशन थी। लेवोजियर की लिमिटेशन क्या थी, डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड, डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स इनको बोलते हैं हिंदी में उपधातु। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जांपल मेटेलॉइड्स का अगर अपन एग्जांपल लें तो एक होता है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि 2 तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन कब फेल कर गया, जब डिस्कवरी मेटेलॉइड्स की। अब बच्चों मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर अपन जाते हैं तो वो था डोबेराइनर ट्राइड। क्या था, डोबेराइनर ट्राइड। देखिए बच्चों सेकंड क्लासिफिकेशन जो था वो था डोबेराइनर ट्राइड या डोबेराइनर का त्रिक। अब देखो बच्चों ट्राइड क्या होता है, ट्राइड, ट्राइड होता है 3 एलिमेंट्स का पेयर, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डोबेराइनर ने क्या बताया था कि अगर मैं 3 एलिमेंट्स लूं तो पहले और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बीच वाले के अप्रोक्सीमेटली समान आएगा। देखो फॉर एग्जांपल इन्होंने 3 एलिमेंट के पेयर बनाने स्टार्ट किए। डोबेराइनर ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिए और उनके पेयर बनाने स्टार्ट किए। इन्होंने क्या कहा, पहले और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसका मीन बीच वाले के अप्रोक्सीमेट समान आएगा। बिल्कुल समान नहीं, अप्रोक्सीमेट या लगभग समान। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनको अरेंज किया किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग।
लिथियम का एटॉमिक मास होता है बच्चों 7, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, और जो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 39। अब देखो इन्होंने क्या बताया, जो पहले और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है अगर उसको मिला दिया जाए तो वो बीच वाले के अप्रोक्सीमेट समान आएगा। जैसे मैं लेता हूं पहले एलिमेंट का लिथियम का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट के पोटेशियम का एटॉमिक मास, तो 7 + 39/2 विच इज इक्वल टू 46/2, और ये होगा 23। तो ये देखो ये बीच वाले के बिल्कुल समान आ रहा है। तो डो बेराइनर ने अपना ट्राइड्स दिया, ट्राइड्स का मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के जोड़े बनाने स्टार्ट किए और उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा, और क्या बताया, पहले और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो मीन है वो बीच वाले के अप्रोक्सीमेट समान आएगा। जैसे इसका सेकंड पेयर लेता हूं मैं, सेकंड पेयर बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लेता हूं। सेकंड एग्जांपल इसका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको किसके अकॉर्डिंग रखा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 80, और जो आयोडीन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 127। अगर इनके पहले और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास को मिला दिया जाए तो वो बीच वाले के लगभग समान आएगा। अगर मान लो मैं इनको मिला देता हूं 35.5 + 127/2, तो ये अराउंड आएगा 81.25 के समथिंग। इसके अप्रोक्सीमेट समान आएगा, न कि बिल्कुल समान। इन्होंने क्या बताया, पहले और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास को मिला दिया जाए तो उनका जो मीन है वो बीच वाले के अप्रोक्सीमेटली समान या लगभग समान, न कि बिल्कुल समान। तो ये अप्रोक्सीमेटली समान आ रहा है। इसका थर्ड पेयर अपन अगर लेते हैं तो वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनको किसके अकॉर्डिंग रखा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88, बेरियम का एटॉमिक मास 137। इनका एवरेज मीन निकालते हैं अपन, 40 + 137/2 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 88.5। ये देखो बिल्कुल समान नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट समान है। तो डो बेराइनर ने इस प्रकार के ट्राइड्स दिए और कहा पहले और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बीच वाले के अप्रोक्सीमेटली समान आएगा, न कि बिल्कुल समान। और बहुत ज़्यादा ये ट्राइड्स नहीं बना पाया, इसकी वजह से इनका क्लासिफिकेशन जल्दी ही फेल कर गया। उसके बाद थर्ड जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था बच्चों न्यूलैंड, उसका नाम था न्यूलैंड। और इन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या अष्टक नियम। इन्होंने ये जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था ये दिया था अराउंड 1866। उस टाइम 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, 56 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। न्यूलैंड क्या थे बच्चे, ये म्यूजिक लवर थे, म्यूजिक लवर। अब बंदे को जिस चीज में इंटरेस्ट होगा या प्यार होगा वो सारी चीजें उन्हीं में मिक्स करके बताता है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैं केमिस्ट्री और म्यूजिक को मिला दूंगा। इन्होंने क्या बोला, मैं केमिस्ट्री और म्यूजिक को मिला दूंगा और सभी एलिमेंट्स को इस म्यूजिक इंडिविजुअली ट्यून के अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक हो या इंडियन म्यूजिक हो, सभी में 7 इंडिविजुअल ट्यून होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इन्होंने क्या कहा, मैं एलिमेंट्स को इस ट्यून के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूंगा। उस टाइम बच्चों नोबल गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबल गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इन्होंने एलिमेंट्स को इनके अकॉर्डिंग अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। देखो कैसे, स्टार्टिंग में लिया हाइड्रोजन,
उसके बाद हीलियम नहीं आया क्योंकि हीलियम किस पे आता है, नोबल गैसेज में आता है हीलियम। उसके बाद लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद नियोन नहीं लिखना अपने को, नियोन किस में आता है, नोबल गैसेज में। उसके बाद लिया सोडियम, एल्यूमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। इन्होंने क्या कहा, पहले और 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल समान होती है। इन्होंने क्या कहा, देखो बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन। प्रत्येक 8वें तत्व की जो प्रॉपर्टीज या गुणधर्म होते हैं वो पहले वाले के बिल्कुल समान होते हैं। जैसे अपन लेते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो इन दोनों की जो वैलेंसी होती है बच्चों वो होती है 1। इन दोनों की वैलेंसी होती है 1। इनकी प्रॉपर्टीज कितने के बाद रिपीट हो रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इन्होंने क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन। अब देखो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या आ रही है, सिमिलर। चाहे आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, यहां से अपन बेरिलियम उठाते हैं तो इसकी वैलेंसी बच्चों होती है 2। उसके बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अपन आते हैं मैग्नीशियम पे, और मैग्नीशियम की बच्चों वैलेंसी होती है 2। और देखो ये 8 के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स क्या थी वो बताता हूं आपको। देखिए, इनकी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और न ही नोबल गैसेज के लिए इन्होंने ब्लैंक स्पेस दिया बीच में। जैसे हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम और फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, तो इन्होंने ये सीधा अरेंज कर दिया, न कि इनके बीच में गैप दिया। इन्होंने कोई गैप नहीं दिया और न ही कोई चीज बताई कि पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेज भी एग्जिस्टेंस में आएंगी। इनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी, सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी या ड्रॉबैक्स थी वो ये थी। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बीच में कोई स्पेस नहीं दिया नोबल गैसेज के लिए। नोबल गैसेज के लिए स्पेस नहीं देने के कारण ये थ्योरी फेल कर गई। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज या दूसरी इसकी लिमिटेशन दूसरी थी उसकी, वो ये थी कि ये हैवियर एलिमेंट्स पर काम नहीं कर पाया। हैवियर एलिमेंट्स का मतलब ये प्रॉपर्टीज या ये रूल इनका कैल्शियम के बाद में लागू नहीं हुआ, यानी 20 एलिमेंट्स के बाद में ये थ्योरी या ये रूल फेल कर गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था मेंडलीफ नामक साइंटिस्ट का। इन्होंने इस टाइम 66 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, और इनका सबसे बड़ा जो लॉजिक था वो ये था कि इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया, यानी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सभी तत्वों को अरेंज किया, और एक नियम दिया जिसको अपन बोलते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। देखो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या होता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इस फंक्शन को, इस लॉ को अपन क्या बोलते हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में देखो इन्होंने क्या बताया, इनके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। इनकी पीरियोडिक टेबल में 8 जो वर्टिकल लाइन है इनको इन्होंने ग्रुप बोला, और 1 से लेकर 7 तक जो ये लाइनें हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए और बी, इनको इन्होंने सब ग्रुप बोला। और इनकी पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 7 जो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको इन्होंने पीरियड्स बोला। अब देखें इसकी लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स क्या थी। इनकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। अब देखिए बच्चों, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वे होते हैं जिनके मास नंबर तो क्या हो डिफरेंट और एटॉमिक नंबर क्या हो सेम। जैसे अपन हाइड्रोजन के आइसोटोप लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनके एटॉमिक मास तो क्या होते हैं डिफरेंट, और इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं सेम।
तो इनकी पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि इनके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप को निश्चित स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि इनकी टेबल के हिसाब से हाइड्रोजन शुड हैव डिफरेंट पोजीशन, क्योंकि इनका टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अपन चलें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जैसे अपन लेते हैं 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। और इनकी टेबल के हिसाब से प्रत्येक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इसकी ड्रॉबैक्स थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड ड्रॉबैक, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इन्होंने ग्रुप फर्स्ट में रखा, हाइड्रोजन को इन्होंने ग्रुप फर्स्ट में रखा बिकॉज आप सभी को पता है हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन इन ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। लेकिन ग्रुप फर्स्ट में आप सारे एलिमेंट्स को देखिए, लिथियम, सोडियम, बाकी सब क्या हैं, मेटल। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट में रखा गया। ग्रुप फर्स्ट में सब एलिमेंट थे वो क्या थे, मेटल। हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन क्या था, नॉन मेटल। इनकी थर्ड जो ड्रॉबैक्स थी, इनकी थर्ड जो ड्रॉबैक्स या कमी थी इनकी पीरियोडिक टेबल थी, वो क्या था, इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ स्थान पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का पालन नहीं किया गया। कि इन्होंने क्या बताया था, इनका लॉजिक क्या था, एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो कुछ स्थानों पर इसके बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं आयरन, कॉपर और निकल का, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर मेरे को अरेंज करना है तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कितना है, देखो बच्चों 55.84, 58.93 और ये है 58.69। अब देखो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम का पालन हो रहा है क्या, यहां पे 58.93 और यहां पे 58.69। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स इसकी ये थी कि इन्होंने बताया था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है पूरी टेबल में, लेकिन कुछ स्थानों पर इनके बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल फेल कर गई। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस की पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री कि कैसे पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे विच इज गिवन बाय हेनरी मोजले। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।